मित्रों, जय हिंद, जय भारत। पिछले वीडियो में हमने प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ा। कक्षा 11वीं अनिवार्य हिंदी। प्रेमचंद जी का जो जीवन परिचय हो 11वीं की अनिवार्य हिंदी हो, चाहे 12वीं की हिंदी साहित्य हो, चाहे 10वीं की हिंदी हो, चाहे 9वीं की हिंदी हो, सब में उनका जीवन परिचय आता है। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रेमचंद जी की जो 11वीं की आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी नमक का दारोगा। नमक का दारोगा। इससे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप वीडियो के इनबॉक्स में जा कर के दीजिएगा। प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था, प्रेमचंद जी का उर्दू में नाम क्या था और प्रेमचंद जी का हिंदी में नाम क्या था। फिर इनका अंतिम उपन्यास कौन सा माना जाता है। बस इस एक प्रश्न का उत्तर आप वीडियो के इनबॉक्स में जा कर के दे दीजिएगा। चलो चलता हूँ प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दारोगा। नमक का दारोगा की बात आते ही मुंशी प्रेमचंद याद आएंगे। यानी मुंशी प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी, तो कहते हैं कि 300। तो 300 कहानियों के अंदर कुछ मुख्य कहानियाँ जिस पर यहाँ अपने पाठकों के लिए चिंतनीय है। तो नमक का दारोगा जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद की एक आदर्शवादी यथार्थवादी कहानी है, जिसके अंदर कहानीकार ने प्रतिपादित किया कि व्यक्ति के अंदर ईमानदारी, नैतिकता और कर्तव्यपरायणता अवश्य होनी चाहिए। व्यक्ति के अंदर क्या चाहिए, तो ईमानदारी, नैतिकता और कर्तव्यपरायणता पर जोर दिया है। और फिर ये जो कहानी है कैसी कहानी है, तो जीवन मूल्य पर आधारित कहानी है। व्यक्ति के अंदर जो जीवन मूल्य है उन जीवन मूल्यों पर आधारित कहानी, और जीवन मूल्य कभी भी समाप्त नहीं होने चाहिए। जीवन मूल्य कब समाप्त नहीं होंगे, जब व्यक्ति ईमानदार होगा, जब व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होगा, व्यक्ति कर्तव्यपरायण होता और नैतिकता के आधार पर चलता है, तो उनके जीवन मूल्य हमेशा उनके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार जीवन मूल्यों के साथ में चलने के लिए इस प्रकार की जो कहानी है, उस कहानी में व्यक्ति का जो भाव है वो हमेशा विजयश्री के साथ चलता है। तो इस कहानी का मुख्य भाव यही है। फिर बात करता हूँ कि जो मुंशी वंशीधर की बात आती है, तो एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति, युवा व्यक्ति था, और उसकी जो नियुक्ति है, कहते हैं कि उसकी नियुक्ति उस समय उन्होंने फिर अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात, पिताजी के सब अरमान यही थे कि भाई युवा व्यक्ति पढ़ने लिखने के पश्चात क्या है, तो सरकारी सेवा में जाए और सरकारी सेवा में जा करके अच्छे पैसे कमाए और अच्छे पैसे कमा करके फिर घर परिवार को अच्छा बनाए। बस सबका यही सपना रहता है, माता पिता का और क्या सपना रहता है। तो इनके भी पिताजी ने सोचा है कि अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा पढ़ लिख करके फिर कहीं सरकारी सेवा में जाए। गरीब परिवार था, गरीब परिवार के व्यक्तियों की यही इच्छाएँ होती है। ये इच्छाएँ थोड़ी होती हैं कि ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और नैतिकता के साथ चलना। लेकिन इस बात को इन्होंने यहाँ पर पिन पॉइंट किया है। तो कहते हैं कि जो गरीब परिवार का व्यक्ति था उसकी नौकरी लग गई, और नौकरी किस में लगी, तो नमक विभाग में। और नमक विभाग में उसके पिताजी कहा करते थे कि बेटे ओहदे का ध्यान नहीं रखना, हमें तो ऊपरी आय अच्छी होनी चाहिए। ओहदा यानी पद, यानी कि पद की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा बड़े पद की आवश्यकता नहीं है, हमें तो ऊपरी आय ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जिससे हमारा परिवार है, हम गरीब परिवार हैं, गरीब परिवार से हैं, तो हमारा परिवार अच्छा हो जाए। तो इस बात को लेकर के उनकी नमक विभाग में दारोगा के पद पर उनकी नौकरी लग गई। और पिताजी को यह जब सूचना मिली कि भाई उनकी नौकरी लग गई है, तो फिर पिताजी को भी पता लगा कि वहाँ पर इससे उनकी पर्याप्त आमदनी आने की संभावना है। वह चाहते थे कि पुत्र ऊपरी आमदनी के आधार पर घर परिवार को सब ठीक करे। इस बात को उन्होंने अपने मन के अंदर तय किया था, तो वो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुशी हुई उनके परिवार को। किसको? वंशीधर के परिवार को। और वो फूले नहीं समाये, बहुत प्रसन्नता हुई। इस नौकरी में ऊपरी आमदनी भी खूब थी। इस प्रकार उन्होंने सोचा कि अपना जो परिवार था, यानी कि उनका जो परिवार था ऋण के बोझ से दबा हुआ था, तो ऋण के बोझ से दबा हुआ परिवार था, इसलिए उन्होंने सोचा कि कम से कम ऋण भी उतर जाएगा और बेटियां की शादियां भी अच्छी प्रकार से कर लेंगे, और हमारा जो परिवार का जो वर्चस्व है समाज के साथ में, बच्चे को पढ़ा लिखा करके अच्छा बनाया, तो वो अच्छा परिवार को भी उन्होंने अच्छे से, इस प्रकार उसके भाव थे। तो इस भाव से वंश जैसे ही उनके मन में आया कि भाई हम किसी हर परिवार के आता है कि जब पैसे होते हैं तो लड़कियों की शादी भी अच्छे से करते हैं,
लड़कों की शादी भी अच्छे से करते हैं, और लड़कियां ज़्यादा है, और ये तो घास फूस की तरह है, ये तो बढ़ती ही रहती हैं। तो इस प्रकार के कई विचार आते हैं तब उनके दिलो दिमाग में। लेकिन वंशीधर के तो दिलो दिमाग में एक ही बात थी, कर्तव्य परायणता, नैतिकता और जीवन मूल्य। जब इस विचार को लेकर के चलने वाला वह युवा, कौन? मुंशी वंशीधर। तो वंशीधर ने थोड़े ही दिनों में अपनी जो कार्य कुशलता से सबका मन जीत लिया। कार्य कुशलता, अफसरों के लिए उन्होंने अपने आप का जगह बना ली, और विश्वस्त व्यक्ति बन गए, अफसरों के अंदर प्रसिद्ध हो गए। और उनकी नियुक्ति वहाँ हुई जहाँ पर पंडित अलोबीदीन नाम का एक बंदा वहाँ प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में माना जाता था उस क्षेत्र के अंदर। वहाँ उनकी नौकरी की नियुक्ति हुई। और फिर वहाँ कहते हैं कि वहाँ जो पंडित अलोबीदीन का जो व्यापार था वो लाखों में था, और वहाँ वो प्रतिष्ठित व्यक्ति था, सम्मानित व्यक्ति था उस क्षेत्र के अंदर। और फिर पंडित अलोपीदीन जब सम्मानित व्यक्ति था तो वहाँ पर जो उसका लंबा चौड़ा व्यापार था, इसका पंडित अलोपीदीन का जो लंबा चौड़ा व्यापार था, उस लंबे चौड़े व्यापार में उनकी जो वहाँ के जो जितने भी सरकारी ऑफिसर थे, कर्मचारी थे, उन सब की जो जिस प्रकार की सम्मानित आय थी, तो उस सम्मानित आय के आधार पर पंडित अलोपीदीन जो वहाँ चलते पुर्जे आदमी के रूप में जाने जाते थे। कहते हैं कि चलते पुर्जे आदमी के रूप में उनकी पंडित अलोपीदीन की वहाँ पहचान थी। लेकिन वो क्या करते थे, तो वो कैसे व्यक्ति थे, तो वो वहाँ पर अपना जो कारोबार चलाते थे, तो वो कारोबार उनका कारोबार था वो भ्रष्ट नीतियों के तहत चलता था। तो उन्होंने वहाँ वंशीधर को पता लगा, तो उनकी जो रात में जब नमक से भरी हुई गाड़ियाँ आई, तो नमक उसके अंदर पूछा कि भाई क्या लदा हुआ है, तो नमक है। जब पता लगा कि ये जो वंशीधर को ये पता लगा कि ये तो नमक तो गैर जिम्मेदाराना कार्य है, और ये जो बिना टैक्स के जा रहा है नमक, और इन्होंने इसकी अनुमति भी नहीं ली, और ये जो व्यक्ति हैं ये जो कार्य है इस प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए, तो इस पर क्या लगाना चाहिए, तो इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है नमक पर। और जब प्रतिबंध लगा हुआ है, वर्तमान में माने कि उस समय प्रतिबंध लगा हुआ था, तो कहते हैं प्रतिबंध लगा हुआ है तो नमक बिना चोरी छुपे क्यों जा रहा है। तो पता लगा तो किसकी गाड़ियाँ हैं, तो पंडित अलोपीदीन की है। तो पंडित अलोपीदीन को बुलाया गया, और जब पंडित अलोपीदीन को बुलाया तो वहाँ पर रिश्वत की बात हुई। पंडित अलोपीदीन ने बोला कि भाई ये हमारी गाड़ियाँ को जाने दो, और उन्होंने कहा कि अभी अल्लड़ लड़का है, अभी इनको समझ आने में देर लगेगी, अभी युवा हैं, जोश हैं। तो इस प्रकार करके उन्होंने पंडित अलोपीदीन जी की वंशीधर जी के लिए कई प्रकार के शब्दों की बौछार की, और कहा कि 1000 में जाने दीजिए, 2000 में जाने दीजिए, 3000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, बात 40,000 तक आ गई। लेकिन वंशीधर जी अपनी कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य परायणता की वजह से, नैतिकता की वजह से उन्होंने कहा 40,000 नहीं 40 लाख देंगे तो भी मैं टस से मस होने वाला नहीं हूँ। ये बात जब पंडित अलोपीदीन को पता लगी, तो कहते हैं कि पंडित स्वयं वो तो व्यक्तित्व के धनी थे, वहाँ के चलते पुरते आदमी थे, वहाँ के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और अधिकारी वगैरह सब उनके भक्त थे। और चाहे अधिकारी हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे वहाँ सब के सब उनके आज्ञा पालक थे। इसलिए पंडित अलोपीदीन के साथ में ये होता देखकर उन सबको अच्छा नहीं लगा, और मुकदमा अदालत में पहुंच गया। और जब मुकदमा उसको अरेस्ट करके न्यायालय में ले जाया गया, और न्यायालय में ले जाएंगे तो वहाँ दुनिया को पता तो लगेगा ही लगेगा। और जैसे ही वहाँ पता लगा तो सारे के सारे जो उनके भक्त थे, चाहे ऑफिसर हो, चाहे वकील हो, चाहे वहाँ के जितने भी आज्ञा पालक जो उनके भक्त थे, तो वो उनके चारों तरफ दौड़ने लगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डिप्टी मजिस्ट्रेट तक जो उनका फैसला है उन पंडित अलोपीदीन के पक्ष में दिया, और फिर उनको बरी कर दिया। वंशीधर को एक उद्दंड और एक विवेकहीन बताते हुए उनको सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इस प्रकार करके मुंशी वंशीधर को बिना सोचे समझे ही इस प्रकार उन्होंने उसके ऊपर
और जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी उस पर ताने कसने लगे। वकील प्रसन्न हो गए और वकीलों ने कहा, देखा वंशीधर को। तब पंडित अलोपीदीन ने कहा कि यहाँ तो कहते हैं ये तो यहाँ तो अपना ही राज है, लेकिन यहाँ तो यानी कि धर्म पर धन ने उछल उछल करके वार किए धर्म पर। और जब पंडित अलोपीदीन ने कहा कि यहाँ तक स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज है, तो अपने यहाँ तो है ही है। यानी कि एक अच्छे पैसे वाले व्यक्ति को अपना इतना घमंड था पैसे की वजह से कि मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ। उस घमंड को वंशीधर ने चूर चूर किया। फिर अलोपीदीन मुस्कुराते हुए वहाँ से न्यायालय से बाहर आए और वंशीधर पर चारों तरफ से व्यंग्य बाण बरसने लगे। बात धनवान व्यक्ति के जो वैर मोल लेने की बात थी, यानी कि वंशीधर एक धनवान व्यक्ति था और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम मुंशी वंशीधर को भुगतना पड़ा। पंडित अलोपीदीन धनवान व्यक्ति थे और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। फिर बात आती है कि विभाग से भी उन्होंने निलंबित कर दिया, नमक विभाग से, और अपनी इस कर्तव्यपरायणता का दंड स्वयं को भुगतना पड़ा। लेकिन उस समय वो निराश और दुखी थे। जब निराशा और दुख छाया हुआ था तो घर पहुंचे तो घर में भी उनके पिताजी ने खूब खरी खोटी सुनाई और पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। इस प्रकार करके समय बीत गया। सप्ताह भर बाद में जब पंडित अलोपीदीन अपने नौकरों के साथ में उनके घर आए शाही अंदाज में, और जब घर आए तो उनके पिताजी ने उनके बेटे की नालायकी पर उल्लेख करते हुए बोला कि पंडित जी की अगवानी की और का लड़का अभागा है जी। लड़का कैसा है? अभागा, कपूत। नहीं तो आपसे आज मुझे इस प्रकार बात करनी, यानी मुझे मुंह छिपाना पड़ता है क्या? इस प्रकार करके पंडित अलोपीदीन के मुंशी वंशीधर के पिताजी ने पंडित अलोपीदीन से बात की और पंडित अलोपीदीन ने उन्हें रोकते हुए कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, नहीं, आप ऐसा मत कहिएगा। संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे कितने धर्मपरायण कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। यानी कि मुंशी वंशीधर ने उनके पंडित अलोपीदीन के हृदय में अपनी जगह बना ली। इस प्रकार का व्यक्ति तो मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा धर्मपरायण, ऐसे कर्तव्यपरायण, ऐसा नैतिकता का पालन करने वाला व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। आप इसके बारे में ऐसा मत सोचिए। पंडित अलोपीदीन ने फिर मुंशी वंशीधर के समक्ष जो पंडित अलोपीदीन थे, पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर के सामने अपनी बात रखी और उस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि इसमें वंशीधर की कोई गलती नहीं है। उन्होंने धन बल पर बड़े बड़े अधिकारियों को परास्त किया है। यानी कि ये बात उन्होंने मुंशी वंशीधर के सामने रखी कि मैंने धन बल पर बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े ऑफिसरों को भी परास्त कर दिया है। लेकिन मेरे सामने एक ये जो कर्तव्यपरायणता, नैतिकता और ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, नैतिकता और ईमानदारी, इसको मैं परास्त नहीं कर पाया। यानी वंशीधर की जो विनम्रता थी, और उस विनम्रता के लिए विनम्रता दिखाते हुए उन्होंने धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ बताया। किन्होंने? यानी वंशीधर स्वयं ने अपने आप को धर्म की बेड़ी के अंदर जकड़ा हुआ बताया। यानी मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म से तात्पर्य कर्तव्य, और मेरा जो कर्तव्य है मैं उस कर्तव्य की बेड़ी के अंदर जकड़ा हुआ था। इसलिए पंडित जी आप मुझे माफ़ करिएगा, अन्यथा मैं तो आपका दास हूँ, आप जो कहेंगे वैसा करूँगा, आप फरमाइए मेरे लिए। यानी इस प्रकार विनम्रता का भाव व्यक्त करते हुए वंशीधर जी ने पंडित अलोपीदीन जी से निवेदन किया। पंडित अलोपीदीन अपने साथ में एक स्टाम्प पेपर लेके आए थे और स्टाम्प पेपर, वह जो कागज़ का टुकड़ा, वह स्टाम्प पेपर, उस स्टाम्प पेपर पर इस पर लिखा हुआ था कि, यानी कि पंडित अलोपीदीन जी ने ये तय करके आए थे कि मुंशी वंशीधर को अपनी संपत्ति का, अपनी जायदाद का, अपनी कंपनी के अंदर उनको स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया जाए। संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने के लिए वो क्या लेकर के आए? स्टाम्प पेपर, और स्टाम्प पेपर पर
उन्होंने कहा वंशीधर, मुंशी वंशीधर, आप मेरे इस स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर दीजिए। इस प्रकार मैं आपको मेरी संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करता हूँ और फिर उसके साथ में आपको 6,000 मासिक वेतन, घोड़े, गाड़ी, बंगले, रहन सहन और सारी सुविधाएं आपको मुहैया करवाई जाएगी। यानी कि इस प्रकार करके पंडित अलोपीदीन ने उनको अपने कंपनी का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने के लिए वो स्टाम्प पेपर लेकर के आए थे। अलोपीदीन ने जब ऐसा कहा, मुझे यानी कि इस बात को जैसे ही आपके वंशीधर ने सुना तो वंशीधर ने कहा, न तो मेरे पास ऐसी शिक्षा है, न विद्या है, न मेरे पास ज्ञान है, न मेरे पास विवेक है, और जब मेरे पास ज्ञान, विवेक और बुद्धि नहीं है तो मैं आपकी ऐसी कंपनी का इतना बड़ा स्थायी मैनेजर नियुक्त होकर के क्या करूँगा। तब पंडित अलोपीदीन ने कहा कि मुझे न मुझे विद्या चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न विवेक चाहिए, मुझे चाहिए मुंशी वंशीधर, जो एक कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, ईमानदार और नैतिकता के साथ चलने वाला व्यक्ति हो, और वह धर्मपरायण हो। मुझे वह उस नदी के किनारे वाला एक ईमानदार, सच्ची ईमानदारी के साथ चलने वाला व्यक्ति, जो अपना चिराग लेकर के, ईमानदारी का चिराग लेकर के वो वहाँ चलता रहे। और मुझे यह ईमानदारी, मैं पूरे इस क्षेत्र में घूमूंगा फिरूंगा तो भी मुझे ऐसा ईमानदार व्यक्ति नहीं मिलेगा। और वंशीधर ने कहा, इस पद के मैं योग्य तो नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे जैसा योग्य माना है तो मैं इस पर हस्ताक्षर कर देता हूँ। और मुंशी वंशीधर ने उस कागज के टुकड़े पर हस्ताक्षर कर दिए और उनकी जो कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता, ईमानदारी का परिणाम, ईमानदारी का फल उन्होंने उनको इस प्रकार दिया। यानी कि कहानीकार ने, प्रेमचंद जी ने इस बात को यहाँ उभारा कि असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, सद्वर्ती की जीत, विजय उसी को मिलती है जो सत्य के राह पर चलता है। व्यक्तियों को कर्तव्य परायण की बात बताई है। फिर इन्होंने यहाँ पर इस बात को भी उभारा है कि जो सरकारी ढांचे हैं, सरकारी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सरकारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था को भी इन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से समझाया है कि यहाँ पर भ्रष्ट व्यक्तियों का बोलबाला है, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए, इस प्रकार का चिंतन इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने नमक का दारोगा प्रसंग के माध्यम से समाज के सामने एक दिशा दे करके रखा है, जिसको हमें आदर्शवादी यथार्थवाद के रूप में प्राप्त करना चाहिए। आदर्शवाद और यथार्थवाद, केवल आदर्शवाद नहीं, यथार्थवाद साथ में। यथार्थवाद यानी वास्तविकता है, वस्तु स्थिति के अंदर समाज किस प्रकार जी रहा है, इस बात की ओर इंगित करते हुए प्रेमचंद जी ने यहाँ पर मुंशी वंशीधर, पंडित अलोपीदीन दोनों के बीच की वार्ता को उभारा है। और कहते हैं ये कहाँ की बात है, तो ये यमुना नदी के किनारे की बात बताई गई है। और वो गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी, तो गाड़ियाँ कानपुर जा रही थी। और उनके अन्य पात्र की बात आती है तो अन्य पात्र में बदलू सिंह भी था। तो मुख्य जो 3 पात्र हैं, 3 पात्र कौन कौन से, तो मुंशी वंशीधर, पंडित अलोपीदीन और बदलू सिंह। इसके अलावा इनके पिताजी जो गौण पात्र है, पिताजी, माताजी, पत्नी, अन्य सैनिक, वकील, इस प्रकार के जो अन्य जो पात्र हैं, वो अन्य पात्रों का भी हमें, जो गौण पात्रों का भी ध्यान रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।